वेलकम टू यू स्टडी जेआरडी चैनल पे आपका स्वागत है सभी का। आज हम टॉपिक पढ़ेंगे भारतीय संविधान की मेन लक्षण कौन कौन से हैं, उसकी मेन फीचर्स कौन कौन से हैं। इसको हमने वीडियो नंबर 4 में ये सब कुछ बताया है इंट्रोडक्शन के थ्रू। अब हम आके जो मेन फीचर्स हैं उसके ऊपर हम डिस्कशन करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं। तो आ जाइए मेन फीचर्स के ऊपर। इससे पहले हमने वीडियो नंबर 4 में पढ़ लिया था, अब हम पढ़ेंगे ये आगे का जो पोर्शन दे रखा है इसको हम रीड करना है। ठीक है, तो यहाँ आ जाओ। आप संविधान सभा के सदस्य के बीच एकता की एक ज़बरदस्त भावना थी। जो संविधान सभा के मेंबर थे, सदस्य थे, उनके बीच में क्या थी, एक यूनाइटी की भावना थी, एक इमोशन था उनके अंदर। सब लोग एक होना चाहते थे और अपने कंट्री के लिए कुछ कंट्रीब्यूशन करना चाहते थे, ये एक भावना थी। और भावी संविधान में एक एक प्रावधान पर जमकर क्या हुई, चर्चा हुई। जो जो उन्होंने प्रोविजंस किए थे, कुछ प्रावधान किए थे, उनके ऊपर आराम से आमने सामने डिस्कशन किया गया। इसका फ़ायदा क्या हो सकता है, नुकसान क्या हो सकता है, इसको लेकर सभी लोग सहमति विकसित करने के बारे में गंभीर थे। जो भी लोग थे उसमें वो चाहते थे कि एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग बने और संविधान में किसी प्रकार की क्लॉज को जब जोड़ा जाए तो आम सहमति होनी चाहिए। लोगों क्या होनी चाहिए, कॉमन कॉम्प्रोमाइज होना चाहिए एग्रीमेंट वगैरह करते वक्त। यहाँ पर आपको जो पिक्चर दिख रहा है इसमें बराबर आपको कम दिख रहा होगा, लेकिन ये सरदार वल्लभ भाई पटेल है। कौन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। उस समय क्या थे, होम मिनिस्ट्री थे, होम मिनिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल। उन्होंने क्या किया, देश को एक करने का काम भी किया था। और संविधान सभा के क्या थे, एक इम्पोर्टेंट या महत्वपूर्ण क्या थे, सदस्य थे। कौन, सरदार वल्लभ भाई पटेल, प्रोमिनेंट मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। उसके क्या थे, एक मेंबर थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। इनको लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है, भारत के लौह पुरुष, आयरन मैन ऑफ इंडिया। अब आगे आ जाते हैं। यहाँ पर आपको पिक्चर दिख रही हो, ये पिक्चर हम लोग सभी जानते हैं। ये कौन है, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इज नॉन एज ए फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भारतीय संविधान के क्या है, फादर है। भारतीय संविधान के पापा जी कौन है, ये है। पिताजी कौन, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जिसको लोग उस समय जब पढ़ाई कर रहे थे इनको नेगलेक्ट कर रहे थे, इनको ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे थे। लेकिन बाद में ऐसा ही व्यक्ति जो समाज के द्वारा ज़्यादा महत्व नहीं दिया गया व्यक्ति ही क्या करता है, हमारा संविधान लिखता है और संविधान के क्या बन जाता है, फादर बन जाता है। संविधान के पिताजी बन जाते। कौन, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर। ये आपको ध्यान देना है। डॉक्टर अम्बेडकर बिलीव्ड दैट द पार्टिसिपेशन इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हेल्प द शेड्यूल्ड कास्ट गेट सम सेफगार्ड इन द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन। तो इन्होंने क्या किया था, जो एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनी थी उसके क्या थे, ये मेंबर थे और अध्यक्ष भी थे। ये भी थोड़ा इसको पढ़ लेते फिर समझाता हूँ। बट ही ऑल्सो स्टेटेड दैट ऑल्थो द लॉज माइट एग्जिस्ट, शेड्यूल्ड कास्ट still had the reason of fear because the administrative of these laws caste and जो ऑफिसर थे उनके अगेंस्ट बात कराए। तो he therefore argued scheduled caste to join the government as well as the civil services। कास्ट हिंदू ऑफिसर का मतलब क्या, स्वर्ण हिंदू अधिकारी। अब यहाँ क्या देगा, बाबा साहेब अम्बेडकर को भारतीय संविधान का क्या माना जाता है, जनक, फादर, पिता, पापा जी कौन, भीमराव अम्बेडकर जी। डॉक्टर अम्बेडकर का विश्वास था कि संविधान में उनकी हिस्सेदारी से अनुसूचित जातियों का संविधान के प्रारूप में कुछ सुरक्षात्मक क्या हो जाएगा, व्यवस्था मिल जाएगी। उनको क्या मिल जाएगी, सिक्योरिटी मिल जाएगी अकॉर्डिंग टू बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। तो लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि भले ही कानून बन जाए अभी भी अनुसूचित जातियाँ बेफिक्र नहीं हो सकती। मतलब क्या हुआ, क्योंकि इन कानूनों का संचालन सवर्ण हिंदू अधिकारियों के हाथों में है। जो हमने कानून बनाया वो किसके अधिकार में है, अपर कास्ट है या स्वर्ण जो हिंदू कास्ट है उन्हीं के पास में क्या है, वहाँ के जो ऑफिसर उन्हीं के हाथ में ये रहने वाला है, वही लागू करने वाला है। इसलिए इनको उन्होंने अनुसूचित जातियों से आह्वान किया कि वो सरकार के अलावा लोक सेवा में भी बढ़ सके, क्या करें, भागीदारी निभाए अपनी। केवल सरकार में नहीं जाना है, केवल प्रतिनिधि के रूप में नहीं जाना है। बाबा साहब क्या बोल रहे हैं कि आपको गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर क्या करना है, बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना है, अच्छे से तैयारी करके उसमें क्या करना है, पार्टिसिपेट करना और एग्जाम्स देना। अदरवाइज़ क्या होगा, केवल मैन ऑफिसर जो होते
स्वर्ण या अपर कास्ट के वही लोग क्या करेंगे, इसको कंट्रोल करके रखेंगे। इसलिए आपकी क्या कोशिश होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई पर फोकस करिए। शिक्षा आप लेंगे तो आपको भिक्षा नहीं मांगनी पड़ेगी। यदि भिक्षा मांगोगे तब भी आपको एजुकेट पर्सन की तरह ही मांगोगे, अदरवाइज आपको रिक्शा चलाने में भी दिक्कत आएगी। तो शिक्षा पर बात कौन करता है, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर बहुत ज़्यादा फोकस करता है, क्योंकि ये इतने ऐसे व्यक्ति थे समाज के द्वारा प्रताड़ित किए हुए सोसाइटी का पार्ट थे ये। और सबसे ज़्यादा उसमें दलित वर्ग, जिसको हम एससी बोलते हैं, शेड्यूल कास्ट, उन्हीं से ये आते थे। तो उन्होंने उसके लिए बहुत संघर्ष किया। जब हम हिस्ट्री का टॉपिक पढ़ेंगे तो बाबा साहब के बारे में डिटेल में क्या करेंगे, स्टडी करेंगे, उनके बारे में आपको समझाएंगे। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, बाबा साहब के जो मेन थॉट्स है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर वो जगह जगह आते रहेंगे, उसको हम समझते रहेंगे। ठीक है, तो ये बाबा साहब के द्वारा किया गया क्या है, संघर्ष है, और उन्होंने क्या बनाया, संविधान। अब इससे रिलेटेड आपको याद रखना 29 अगस्त 1947 को क्या बनी, एक प्रारूप समिति बनी। प्रारूप का मतलब क्या होता है, ड्राफ्ट, प्रारूप समिति। इसको क्या बोलेंगे भाई, इसको ड्राफ्ट बोलेंगे, ड्राफ्टिंग कमेटी। इसके क्या थे, ये मेंबर भी थे और इसके अध्यक्ष भी बने थे। कौन, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर क्या थे, इसके अध्यक्ष बने थे ड्राफ्टिंग कमेटी के। और ड्राफ्टिंग कमेटी ने क्या किया, पूरे हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में संविधान बनाने का निर्माण किसने किया था, इसी ने ड्राफ्ट तैयार करके दिया था। इसका नाम था प्रारूप समिति या ड्राफ्टिंग कमेटी। और इसके ये क्या थे, सदस्य और अध्यक्ष, और इसके टोटल मेंबर थे 6+, याद रखना। एक तो अध्यक्ष कौन, भीमराव, और 6 और मेंबर थे। इन सब ने मिलकर क्या बनाया, एक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का काम किया था। आगे आपको कुछ बुक्स के फोटोज वगैरह दिख रहे होंगे। पंचायती राज नाम देखा हुआ, पंचायती राज नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं। ये तो हमने पढ़ा था किसमें, ये 6 क्लास में पढ़ा था। जो 6ठी कक्षा है उसमें हमने क्या पढ़ा था, सिविक्स सब्जेक्ट में पंचायती राज के बारे में पढ़ा था। उसके रूल्स रेगुलेशन को थोड़ा समझा था, क्या होता है पंचायती राज। आप लोगों ने नहीं पढ़ा है, समझा नहीं है, तो इससे रिलेटेड मैं वीडियो कंटिन्यू बना रहा हूँ। आप लोग यूट्यूब में प्ले लिस्ट में जाना है, क्लास 6 में, उसके अंदर सिविक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी ऐसे लिखा होगा, उसमें आप जाकर क्या कर सकते हैं, इसका वीडियो देखना है, तो आपको समझ आएगा पंचायती राज क्या होता है, पंचायती राज सिस्टम क्या है। तो ये 6 क्लास का चैप्टर है। और यहाँ देखा राज्य शासन कैसे काम करता है, ये आपको दे रखा हाउ द स्टेट गवर्नमेंट वर्क्स। तो ये आपको कहाँ दे रखा है, ये आपको दे रखा 7th क्लास में, ये 7th क्लास का चैप्टर है। और हम कौन सा पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं अभी 8th क्लास। समझ आ रहा नहीं आ रहा, ये लोकल लेवल की बात करता है। पंचायती राज किसकी बात कर रहा है, लोकल लेवल, मतलब क्या हो गया हिंदी में, स्थानीय शासन। स्थानीय शासन की बात कौन कर रहा है, 7th क्लास में, 6th क्लास में। और 7th क्लास में कौन सा, राज्य सरकार की बात कर रहा है, मतलब सेकंड लेवल, स्टेट की बात हो रही है यहाँ पर। और यहाँ पर हम कौन सी बात कर रहे हैं, यहाँ हम पढ़ेंगे सेंट्रल लेवल गवर्नमेंट। समझे नहीं तुम्हें, ये आपका फर्स्ट लेवल का पार्ट है, नीचे से देखा जाए ये सेकंड लेवल का पार्ट और ये 3rd लेवल का पार्ट। ये नीचे से देखते हैं, इसका पिरामिड बनता देखो ऐसे इसका पिरामिड कैसे बनता है, ऐसा बनता है। ये कौन सा है, ये है सेंटर, केंद्रीय। और ये कौन सा है, इसको बोलेंगे राज्य या स्टेट लेवल, ठीक है। और ये कौन सा, ये है लोकल लेवल गवर्नमेंट। समझ में आ रहा नहीं आ रहा, ये प्रथम लेवल का है, ये सेकंड लेवल का है और ये 3rd लेवल का है। तो इसको 6th क्लास में पढ़ा था, इसको 7th क्लास में पढ़ लिया, और ये अब हम कौन से में, 8th क्लास में पढ़ रहे हैं। तो ये आपको तीनों को सिस्टम को समझना है। समझ आ रहा नहीं आ रहा, ऐसा ही हमारे क्या है, एक स्ट्रक्चर बना हुआ हमारी गवर्नमेंट का, सरकार का, वो आपको यहाँ पढ़ना है। तो ये दोनों पिक्चर वगैरह इसी को बताने की कोशिश करा कि आपको आगे क्या पढ़ना है। अब आप ध्यान दीजिए, मेन कौन सा टॉपिक, जो हमारे संविधान है उसका क्या है,
मेन फीचर्स कौन कौन से हैं, हमारे संविधान के मेन लक्षण कौन से हैं, वो आपको यहाँ पढ़ना है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे फेडरलिज्म। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बहुत सारी विशेषताएं हैं, उसमें से एक विशेषता हमारी क्या है, फेडरलिज्म की है, मतलब हिंदी में बोलेंगे संघवाद। इसका नाम क्या है, संघवाद। अब संघवाद क्या होता है वो हम इस टॉपिक लाइन को या 3-4 लाइन दे रही उसको पढ़ते हैं, फिर हम क्या करते हैं, डिस्कशन करते हैं। दीज रेफर टू द कंसिस्टेंट ऑफ मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट इन द कंट्री। ठीक है, इंडिया वी हैव गवर्नमेंट एट द स्टेट लेवल, द सेंट्रल लेवल। पंचायती राज इज द थर्ड tier of governments and you have read about this in your class 6 book. We looked at the functioning of the state government in your class 7th book, and this year we will read more about the central government. ठीक है, अब आ जाओ इधर, क्या बात कर रहा है वही वापस मैं रिपीट करने वाला, पहले इसे बता दिया है, फिर भी आपको इसके अकॉर्डिंग समझना है। यहाँ बात हो रही है संघ की, यूनियन, फेडरल की बात हुई। और फेडरल किसको बोलते हैं, जब हम शक्तियों का वितरण करते हैं ऊपर से लेकर नीचे तक, मतलब हमारे पास जो शक्ति रहती, सत्ता, शक्ति सत्ता क्या, अधिकार। ये समझ में आ रहा है आपको। जैसे मान लीजिए अभी क्लास में स्टूडेंट है, सभी लोग मिलकर साथ में काम कर रहे हैं, सभी पावर एक टीचर के पास में दे दी, क्या करे वो मन मर्जी करेगा। तो क्या किया आपने, टीचर को मैन पावर दे दी, फिर नीचे नीचे क्या किया, अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया। एक क्लास का कैप्टन बना दिया, क्लास का वाइस कैप्टन बना दिया, क्लास का कप्तान और उप कप्तान, फिर नीचे से और आपने सब्जेक्ट वाइज क्लास के कैप्टन वगैरह बना दिए। तो ऐसे करके क्या किया आपने, पावर को, शक्तियों को डिवाइड कर दिया, विभाजित कर दिया अलग अलग भागों में। तब सब क्या होगा, शक्ति अलग अलग लेवल पर जाएगी। ऐसे ही हमारे क्या रहता है पूरी भारत में, उसमें क्या रहेगा, सबसे ऊपर जैसे ये मैप बनाता हूँ ऐसा, ये हमारा भारत का नक्शा है, और यहाँ पे ऐसे भारत का नक्शा है। अब भारत में आपको पता है वर्तमान में कितना, 28 राज्य है। ठीक है, और एक तो मेन हमारा क्या है, भारत। ये तो भारत के लेवल पर जब सरकार काम करेगी उसको क्या नाम देंगे, केंद्र सरकार। क्या बोलेंगे भाई बच्चों, केंद्र सरकार। तो क्या होगा, ये फर्स्ट लेवल होगा, 1 नंबर का लेवल कौन सा, सेंट्रल गवर्नमेंट का। ये तो पूरे भारत के लिए क्या बनाएगी, नियम बनाएगी। अब हमारे पास क्या 28 राज्य है, अलग अलग 28 क्या है, अलग अलग राज्य है। जैसे ये इधर राजस्थान, इधर गुजरात, इधर महाराष्ट्र, ऐसे करके यहाँ यूपी वगैरह हो गया, इधर बिहार वगैरह हो गया, यहाँ 7 सिस्टर वगैरह, ऐसे करके पूरे क्या है 28 राज्य। अब इन 28 राज्यों की भी क्या है, अपनी एक सरकार है, इनकी भी क्या है, अपनी एक सरकार है। एक इनकी हो गई, इसकी हो गई, ये अलग हो गई, ये अलग हो गई। तो इन 28 राज्यों की सरकार, ये कौन सा नंबर की है, 2nd नंबर की सरकार। क्या है, 2nd नंबर की है। मतलब क्या हो गया, यहाँ पर आएगा 2 नंबर, इधर 1 नंबर। इसको बोलेंगे राज्य सरकार। क्या बोलेंगे, राज्य सरकार। इंग्लिश में बोलेंगे स्टेट गवर्नमेंट। और ये कौन सी हुई, ये सेंट्रल गवर्नमेंट। तो क्या हो गया, केंद्र शक्तियों का क्या हो रहा है, ऊपर से नीचे तक क्या हो रहा है, विभाजन हो रहा है, बढ़ती जा रही है। ऐसे इस टाइप का क्या बन रहा है, पिरामिड बन रहा है। फिर हम आ जाएंगे, ये जो एक राज्य है राजस्थान, और एक राज्य है गुजरात, ये राज्य है मध्य प्रदेश, नहीं अपने महाराष्ट्र। अब इन राज्यों में भी क्या है, अलग अलग जिले हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल देता हूँ राजस्थान का, वहाँ पर तकरीबन 50 जिले हैं अलग अलग। यहाँ पर भी हम महाराष्ट्र में जाएंगे तकरीबन 36 के आसपास जिले हैं। यहाँ पे आप जाएंगे 30 के आसपास, ऐसे जिले आएंगे अलग अलग। अब इसमें क्या होगा, इनकी भी अपनी अपनी क्या है, सरकार है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा। जैसे वहाँ की राजधानी होगी जयपुर, महाराष्ट्र की मुंबई, तो मुंबई की एक सरकार अलग उस जिले की, तो इनकी क्या बन जाएगी, एक सरकार बन जाएगी अलग अलग। और उस सरकार में भी 3 लेयर अलग अलग है। तो वो जो सरकार बनेगी उसको हम क्या बोलेंगे, तीसरे नंबर की सरकार बोलते हैं। और ये कौन सी है, स्थानीय सरकार है। इसको क्या नाम देते हैं भाई, स्थानीय सरकार, या फिर उसको बोलेंगे लोकल लेवल, लोकल लेवल गवर्नमेंट।
मतलब क्या किया, कानून बनाने से लेकर काम करने से लेकर शक्तियों को क्या कर दिया, 3 भागों में डिवाइड कर दिया। इधर तो हमारा जाएगा एमपी जाएगा, इधर जाएगा एमएलए आएगा, और इधर आएगा हमारा सरपंच। पंच, उसके सर पे क्या है, बहुत सारे पंच है ऐसे, तो सरपंच ये तीसरे नंबर का होगा। तो यही चीज़ क्या बता रहा है, इसका मतलब देश में एक से ज़्यादा क्या है, स्तर की सरकार का होना है। फेडरल का मतलब क्या होगा, हमारे भारत में देश में क्या है, शक्तियों का वितरण है, और एक से ज़्यादा लेवल पर क्या है, सरकार है। समझ आ रहा नहीं यार आपको, इसी की ये बात कर रहा है। हमारे देश में राज्य स्तर पर भी सरकारें हैं, केंद्र स्तर पर भी क्या है, सरकार है। राज्य स्तर पर कौन सी, ये देखो यहाँ मैंने बोला राज्य कौन सा, राजस्थान, पंजाब, यूपी, ओडिशा, तमिलनाडु, इन सब की क्या अपनी अपनी सरकार है या नहीं है, सरकार है। और ये पूरे भारत को क्या करती है, कंट्रोल करती है ऊपर वाली। और ये क्या करेगी, ये इस वाले सेक्टर को क्या करती है, कंट्रोल करती है। फिर ये वाली क्या करेगी, इस वाले एरिया को कंट्रोल करेगी। ऐसे करके क्या होता है, शक्तियों का वितरण होता है। पंचायती राज व्यवस्था का भी तीसरा नंबर है। थर्ड लेवल पर कौन सी सरकार है, पंचायती राज। आप लोग जानते हैं, सरपंच नाम सुना होगा आपने, पंच, सरपंच, ऐसे लोग, वो कौन से लेवल के हैं, वो तीसरे नंबर के। और वो हमारे बिल्कुल पास में रहते हैं। या आप शहर में रहते होंगे तो शहर में क्या होता है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन होता है, नगर निकाय होता है, नगर निगम होता है, नगर पालिका होती है। वो कौन सी सरकार है, वो हमारे थर्ड नंबर की क्या है, सरकार है। तो ऐसे हमने क्या किया, शक्तियों का जब विभाजन कर दिया तो उसको क्या बोलेंगे, संघात्मक बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों, संघवाद बोलेंगे। संघ समझ में आ रहा है, सभी को साथ में मिलकर काम करना, एक यूनियन बनाना, फेडरल बनाना, संघ। तो ये बात किसकी है, हमारे संविधान में लिखा हुआ क्या, इंडिया इज ए यूनियन स्टेट, बट यहाँ लिखा हुआ इंडिया इज ए फेडरल। तो ये पूर्णतः भारतीय संविधान में फेडरल तो नहीं है फिर भी हमने मेन किसकी चलती है, सेंट्रल गवर्नमेंट की, और उसको हमने डिवाइड कर दिया शक्तियों को। तो क्या हो गया, मतलब काम काज को हमने अलग अलग भागों में विभाजित कर दिया। उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे संघवाद, दैट इज कॉल्ड फेडरलिज्म। इसको क्या बोलेंगे, फेडरलिज्म बोलेंगे। भाई इतना समझ में आया नहीं आपको, तो हम केंद्र सरकार के बारे में ज़्यादा पढ़ेंगे। अब इसमें क्या पढ़ना है, ये दोनों चैप्टर नीचे कौन सा, ये 7th क्लास में, ये 6th क्लास में। अब हम क्या करना है, केवल 8th क्लास का मैटर है, और वो है सेंट्रल गवर्नमेंट का, वो हमें क्या करना है, रीड करना है। अब आगे दे रखा, भारत में इतने सारे समुदायों की उपस्थिति का सीधा मतलब ये था कि यहाँ शासन की एक ऐसी व्यवस्था विकसित करनी होगी जिसमें राजधानी क्या, दिल्ली में बैठे मुट्ठी पर लोगों ही पूरे देश को फैसला न लेने लगे। इसलिए प्रांतीय स्तर पर भी सरकार का की व्यवस्था की गई ताकि इलाकों के हिसाब से अलग अलग फैसले लिए जा सके। अब ये क्या बोल रहा है ऊपर से कि इंडिया क्या है, वास्ट नंबर ऑफ कम्युनिटी। भारत में क्या बहुत सारी क्या है, अलग अलग समुदाय रहते हैं। अब समुदाय अलग रहते, इंडिया क्या इतना बड़ा देश है, अब तो वर्तमान में इंडिया वर्ल्ड का सबसे पॉपुलेशन वाइज बड़ा कंट्री है। अब इतने बड़े समुदाय होने के बाद हम क्या करेंगे, इन जनसंख्या के लिए अलग अलग कानून बनाएंगे, और वो यहीं से कंट्रोल होगा, कैसे, संभव नहीं है। तो हमने क्या किया, अलग अलग पार्ट में डिवाइड करना जरूरी है, और वहाँ से क्या हो, एक यूनिटी बने, और डाइवर्सिटी होने के बाद भी हम लोग धीरे धीरे क्या करें, अपने कंट्री को आगे बढ़ाए। इसलिए प्रांतीय स्तर पर क्या बनाई हमने, सरकार बनाई, मतलब राज्यों की क्या बनाई, सरकार अलग अलग। तो क्या हो जाएगा, पावर का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, शक्तियों का वितरण अलग अलग भागों में क्या दे दी हमने, शक्ति दे दी, ताकि आगे देर का इलाकों के हिसाब से क्या हो सके, अलग फैसले भी लिए जा सके। भारत के सभी राज्यों को कुछ मुद्दों पर फैसले लेने का क्या दिया, स्वायत्त अधिकार दिया, मतलब ऑटोनोमस अधिकार। स्वायत्त अधिकार क्या हुआ, कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि आपका मन मर्जी, जैसे मान लीजिए क्या आपकी मम्मी ने पापा ने बोला क्या तुझे ये 100 रुपये है देता हूँ 1 महीने के लिए, उसमें से 50 रुपये तू क्या करेगा, जो मैंने काम दिया है, 2 बुक्स खरीदना है या 2 पेन लेना है और 3 कॉपी लेना है, वो तो तुम मेरे हिसाब से करेगा, और 50 रुपये में क्या करना है, तेरा मन मर्जी हो वैसे खर्च कर, उसमें मैं पूछने वाला नहीं हूँ तेरे। समझ में आ रहा है यार। तो इसकी तो क्या होगी, सेंट्रल गवर्नमेंट होगी आपकी, आपके पापा मम्मी से पूछ के काम करना है। इधर आपको क्या मिल रहा है, अधिकार मिल रहा है, मेरी मर्जी, मैं ऐसा ही कहीं भी खर्च करूँ। तो वैसा ही इसको क्या बोले, स्वायत्त अधिकार बोलेंगे, ऑटोनोमस राइट बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे भाई, ऑटोनोमस राइट। यहाँ दे रखा देखो, enjoy autonomy in exercise powers on certain issues subject of national concern
रिक्वायर दैट ऑल दीज स्टेट्स फॉलो लॉज ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये क्या दे दिया, स्वायत्त अधिकार दे दिया। फिर देर का है राष्ट्रीय महत्व के सवालों पर भी सभी राज्यों को केंद्र सरकार के द्वारा बनाए गए कानूनों को मानना पड़ता है। मान लीजिए केंद्र सरकार का कोई मैटर है वो और राष्ट्रीय स्तर पर का, जैसे हम क्या बात करेंगे, भारत में पुलिस व्यवस्था किसके पास में है, भारत की पुलिस नाम सुना आपने, नहीं, तो किसकी पुलिस है, पुलिस आपने नाम सुना महाराष्ट्र की, गुजरात की, राजस्थान की, यूपी की, कर्नाटक की, केरला की, ये क्या है वहाँ की पुलिस है। तो पुलिस किसका विषय है, तो पुलिस विषय है भाई राज्य सरकार का। भारत की पुलिस नाम सुना, नहीं सुना, लेकिन भारत की सेना नाम सुना है ना, भारतीय आर्मी नाम सुना नहीं ना, भारतीय इंडियन आर्मी नाम सुना है, भारतीय आर्मी, भारतीय एयरफोर्स, वो किसके पास है, वो केंद्र सरकार के पास। तो ये दोनों क्या अलग अलग विषय। जब केंद्र सरकार का मैटर हो गया राज्यों को लेकर, तो राज्य क्या करेंगे, केंद्र सरकार का कहना मानेंगे। अभी एक एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे मान लीजिए आपको अधिकार क्या दिया, पढ़ने का अधिकार है, ठीक है। अब पढ़ने में गवर्नमेंट ने क्या, आप मम्मी पापा ने क्या बोला, तुझे डेली कितना 5 घंटे पढ़ाई करना है, जिससे मेरा पैसा बर्बाद नहीं होना चाहिए। 5 घंटे क्या करना है, पढ़ाई करना है डेली। ये 5 घंटे पढ़ाई नहीं किया तो मेरा टाइम वेस्ट, क्योंकि मैं तुझे कोचिंग पढ़ाने के लिए पैसा दे रहा हूँ। तो ये किसका मैटर हो गया, ये मैटर हो गया आपके पापा का भी मैटर है, क्योंकि वो पैसे भी दे रहे हैं। लेकिन 5 घंटे में आपको क्या मिलता है, 3 घंटे और भी मिलते हैं एक्स्ट्रा। उसमें आपकी मर्जी, मन मर्जी कुछ भी करो, पापा जी पूछने वाले नहीं है या मदर पूछने वाली नहीं है। तो ये तो क्या हो गया आपका सरकार, राज्य की सरकार। लेकिन ये 5 घंटे किसके प्रभावित है, आपकी फैमिली प्रभावित होती है। अब बराबर पढ़ाई नहीं करोगे तो आपका रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा, तो आपके मम्मी पापा के पेरेंट्स के पैसे क्या हो जाएंगे यहाँ पर बर्बाद। तो ये समझ में आया नहीं आया। ऐसा ही क्या बोलती है, राज्य सरकार मनमर्जी करेगी चलेगी, लेकिन राष्ट्रीय महत्व पूरे परिवार का, फैमिली का मेंबर है, तब वो मेंबर किसका इशू बन जाएगा, वो केंद्र सरकार का इशू बन जाएगा। समझ में आया नहीं आया। आपका मैटर दोस्तों के साथ चलेगा, लेकिन फैमिली लीडरशिप नहीं होनी चाहिए। तो कार्य क्षेत्र की स्पष्टता के लिए संविधान में कुछ सूचियाँ दी गई है, कुछ लिस्ट दी गई, जिसमें बताया गया कि कौन से स्तर की सरकार किन मुद्दों पर कानून बना सकती है। अभी पूरा बताता हूँ आपको। इसके साथ संविधान ये भी तय करता है कि प्रत्येक स्तर की सरकार अपने कार्यों के लिए पैसे का इंतजाम कहाँ से कर सकती है। संघवाद की अंतर्गत राज्य केवल केंद्रीय सरकार के प्रतिनिधि नहीं होते हैं। राज्य केवल क्या है, केंद्र सरकार के प्रतिनिधि नहीं है, उन्हें भी संविधान से ही अपनी ताकत और अधिकार मिलते हैं। भारत के सभी लोग इन सभी स्तरों की सरकारों द्वारा बनाए गए कानूनों के अंतर्गत आते हैं। अब ये हम समझते हैं क्या, ये जो लाइन है 4-5 लाइन क्या बात कर रही है, ये किसकी बात कर रही है। अब यहाँ पर क्या बोला गया है, प्रत्येक स्तर पर सरकार अपने कार्यों के लिए क्या करती है, पैसा लेती है। एडिशन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो स्पेसिफिक वेयर देयर टियर गवर्नमेंट। अब यहाँ पर क्या करना है, फेडरलिज्म है, तो इसमें भी हमने क्या किया, 3 लिस्ट बनाई अलग अलग। कौन कौन सी, 3 लिस्ट है। एक फर्स्ट लिस्ट को क्या बोलते हैं, यूनियन लिस्ट। क्या बोलते हैं भाई, यूनियन। अब इसमें क्या बनाई है, लिस्ट बनाई, ये सब्जेक्ट अलग अलग डिवाइड कर दिया, ठीक है। इसको तो ये तो है केंद्र सरकार का, केंद्र का विषय है, तो इसके लिए हमने क्या किया, इसको बोल दे यूनियन लिस्ट सब्जेक्ट को। ये फर्स्ट नंबर की, और ये किसके पास जाएगी, ये जाएगी भारत सरकार के पास। यहाँ जो भी काम लिखा वो भारत सरकार का क्या है, अधिकार, उसमें कानून बनाने का अधिकार किसका, भारत सरकार का। ये कौन सी है, यूनियन लिस्ट। इसको क्या बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं संघ या संघीय सूची। और फिर ये कौन सा है, सेकंड नंबर का क्या है, राज्य सूची है। इसको क्या बोलते हैं, राज्य सूची। ये आप ध्यान देंगे, राज्य सूची का मतलब क्या, स्टेट लिस्ट। और थर्ड नंबर कौन सा हो जाएगा, थर्ड नंबर है समवर्ती, जहाँ पर राज्य और केंद्र सरकार दोनों मिलकर कानून बनाते हैं, उसको बोलते हैं समवर्ती सूची या कॉन्करेंट लिस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉन्करेंट लिस्ट। तो इसको क्या बोलेंगे, समवर्ती लिस्ट या सूची।
ये आपको याद रखना है। इसको बोलते हैं कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है। ये 3rd नंबर की है, ये 2nd नंबर की है, ये 1st नंबर की है। ऐसे मिला के क्या किया, संविधान में शक्तियों को क्या किया, 3 भागों में डिवाइड कर दिया। एक तो क्या नाम दिया, केंद्र सरकार की, तो उसको क्या नाम दिया, संघ सूची, ऊपर लिखा हुआ है, फिर वापस दोबारा लिख रहा हूँ। दूसरा नंबर क्या दिया, राज्य सूची। तीसरा नंबर क्या दिया, समवर्ती सूची। ये हमारे क्या है, 3 अलग पार्ट है। अब यहाँ पर तो क्या होगा, महाराष्ट्र सरकार अपना कानून बनाएगी, या गुजरात सरकार अपना कानून बनाएगी, या राजस्थान सरकार बनाएगी, या केरला सरकार, या उड़ीसा सरकार, कोई भी सरकार क्या है, 28 राज्यों की सरकार अपना कानून बनाएगी, कोई किसी प्रकार का इंटरफेरेंस नहीं। और यहाँ पर क्या, यहाँ पर सरकार, केंद्र सरकार कानून बनाएगी। कौन बनाएगी भाई, केंद्र सरकार। केंद्र सरकार कौन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार, वो कानून बनाएगी। अब यहाँ टोटल सब्जेक्ट है 97, कितने हैं बच्चों, 97, कितने हैं, 97 सब्जेक्ट है। और यहाँ कितना है, यहाँ है 62, कितने सब्जेक्ट हैं, 62। अब यहाँ पर कौन आएगा, ये मैटर क्या है, दोनों के पास में जाता है। कुछ मैटर केंद्र सरकार का, कुछ इधर का, मतलब दोनों मिलकर क्या करते हैं, कानून बनाते हैं। जैसे शिक्षा, तो केंद्र सरकार की सेंट्रल गवर्नमेंट के स्कूल होते हैं, नवोदय स्कूल होते हैं, स्टेट के अपने स्कूल होते हैं, तो दोनों मिलकर क्या स्कूल का काम करते हैं, नहीं करते। शिक्षा, स्वास्थ्य किसका पार्ट, इसी का पार्ट। इसमें कितने सब्जेक्ट देर का है, इसमें 52 देर का है। कितना देर का भाई, 52। तो ये दोनों मिलकर क्या करते हैं, यहाँ कानून बनाते हैं। लेकिन बाई चांस क्या हो गया, इन दोनों में, राज्य और केंद्र सरकार में क्या हो गया, आपस में ठिचुंग मतलब फाइटिंग हो गई सब्जेक्ट को लेकर। तो किसकी चलने वाली है, राजस्थान सरकार बड़ी या भारत सरकार, राजस्थान सरकार छोटी है और भारत सरकार बड़ी, तो किसका चलेगा, भारत सरकार का। समझ में आया नहीं आया, भारत सरकार का क्या करेगा, उसी का चलने वाला अंतिम रूप से। लेकिन कानून कौन बनाएगी, दोनों बनेगी। जब कोई विवाद हो गया, फाइटिंग हो गई आपस में, फटाफट लगेगी, तो किसको मानेंगे, केंद्र सरकार को मानेंगे। ये हमारे 3 सब्जेक्ट क्या किया, अरे सूची लिस्ट बनाई सब्जेक्ट वाइज। एक में है 97, 62, 52। याद हो गया, नहीं याद हुआ, इधर देखो 9, किधर 9, 7, 9 और 7, ज़्यादा नंबर किसके पास, इसी के बाद। सेकंड नंबर 62 क्या, केंद्र के पास में, राज्यों के पास। फिर 10 कम कर दो, किसके पास में, समवर्ती सूची। दोनों मिलकर कानून बना दी। ये हमारे 3 सब्जेक्ट क्या किया, डिवाइड किया हुआ है, और इनको अधिकार अपने अपने लेवल पर मिले हुए हैं। तो सरकार द्वारा बनाए गए कानून और नीतियों के अंदर आते हैं। केंद्र में कौन से आएंगे, जैसे हो गया हमारा RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, डिफेंस, भारतीय आर्मी, नौसेना, ये सब किसका पार्ट है भाई, ये केंद्र सरकार का पार्ट है। जैसे मान लीजिए रेलवे किसका पार्ट है, केंद्र सरकार का। और राज्यों में बोलेंगे, राज्यों की पुलिस बोलना पड़ेगा, वहाँ की जेल व्यवस्था वगैरह हो गया, वहाँ के उसी के अंदर पंचायत राज सिस्टम वगैरह हो गया, ये सब भी केंद्र सरकार नहीं, राज्य सरकार अपना अपना देखती है। और फिर हम जाएंगे समवर्ती सूची में, शिक्षा, स्वास्थ्य, ऐसे जो इश्यूज है, इसमें दोनों मिलकर क्या करते हैं, कानून बनाते हैं। तो ये आपको ध्यान देना है कि 3 हमारी लिस्ट है, समवर्ती सूची नीचे नंबर, राज्य, और पहले नंबर केंद्र की यूनियन लिस्ट। सेकंड टॉपिक हमारा आ गया क्या, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। सरकार का कौन सा, संसदीय पद्धति, संसदीय शासन व्यवस्था। संसद से क्या बनता है, पार्लियामेंट। क्या बनता है भाई बच्चों, पार्लियामेंट। पार्लियामेंट क्या करेगी, हम लोगों को नियम कानून बना के पार लगाएगी, तो पार्लियामेंट। और यहाँ क्या देगा, संसदीय, तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ। सरकार का मतलब क्या होता है बच्चों, गवर्नमेंट इंग्लिश में, तो यहाँ आएगा गवर्नमेंट। अब ये हमें समझ पड़ना क्या होता है। सेकंड नंबर फीचर कौन सा, पार्लियामेंट्री सिस्टम है हमारे भारतीय संविधान में, तो ये आपको ध्यान देना है। अब यहाँ क्या बोला, सरकार के सभी स्तरों पर प्रतिनिधियों का चुनाव लोग खुद करते हैं। कक्षा 7 में आप पढ़ के आए हैं, क्या पढ़ा था, किताब के शुरू में ही कांता की कहानी आपने सुनी होगी। कांता एक महिला का नाम है जो क्या करती है, वोट देती है। ये आपने ज़रूर पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो थोड़ा सा 7th क्लास की बुक्स को भी देखना वापस, क्योंकि ये बहुत सारे कंपटीशन में
6, 7, 8 के कंटिन्यू क्वेश्चन आते रहते हैं। और जो CTET की तैयारी कर रहा है उसको तो ज़रूर पढ़ना अच्छे से पढ़िए, एक भी क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होगा आपका। आप अच्छे से नहीं पढ़ोगे फिर आपको क्या आती है, प्रॉब्लम आती है। और सिविक्स जैसा सब्जेक्ट कंसेप्ट बेस पे होता है और थोड़ा सा आपका माइंड सेट को घुमाता है। वो रट्टा मार बिल्कुल नहीं चलेगा, रट्टा को करो साइड में और कंसेप्ट करो इधर घुसाओ और फिर पीछे बैक साइड में लेके जाओ और लॉन्ग टाइम आपकी मेमोरी काम करेगी। तो कांता की स्टोरी देर का है। और जो वोट डालने के लिए क्या करती है, एक कतार में खड़ी है। भारत का संविधान अपने सभी वयस्क नागरिकों को वोट डालने का अधिकार देता है। अब ये ध्यान दो क्या बोल रहा है, वोट देने का अधिकार कौन देता है, भारतीय संविधान। और यहाँ पर पार्लियामेंट्री सिस्टम है। अब कांता की स्टोरी हमने पढ़ी थी। अब वोट डालने का अधिकार क्या है, भारतीय नागरिकों को। यहाँ क्या देर का वयस्क, वयस्क का इंग्लिश में बोलते हैं एडल्ट। क्या बोलते हैं बच्चों, एडल्ट। वयस्क का मतलब होगा जब व्यक्ति की क्या हो जाती है, आयु 18 वर्ष या 18 वर्ष प्लस हो जाती है तो उसको क्या मिलता है, राइट टू वोट। क्या मिलता है, राइट टू वोट। वोट नहीं देंगे तो आपको नोट भी नहीं मिलेगा और आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो राइट टू वोट आपने सुना होगा, मत देने का अधिकार, वोट देने का अधिकार, टीबी देने का अधिकार। कौन सा, ये आपको 18 वर्ष से ऊपर मिलता है या 18 वर्ष, तो उसको बोलते हैं वयस्क मताधिकार बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वयस्क मताधिकार। इसको ध्यान देना, इसको बोलते हैं वयस्क मताधिकार। मताधिकार, मत देने का अधिकार। समझाया नहीं आया। जब आप वोट देने जाते हैं तो आपकी एज कितनी चाहिए, 18 वर्ष। और आपका क्या बनता है, आपका बनता है एक वोटर आईडी भी बनता है। तो वो आपको याद रखना है, राइट टू वोट। अब इसके लिए हमें क्या करना है, एक आर्टिकल याद करना। वो आपको एग्जाम में पूछा जाता है। आर्टिकल का मतलब हो गया अनुच्छेद और उसका नाम है 326। अब इसको याद तो करना नहीं है, याद आपको थोड़ी करना, आपको देखना केवल, याद कराना काम मेरा। यहाँ क्या देगा, 326। तो 3 × 2 करेंगे कितना आएगा भाई, 6 आएगा। जब छक्का लगाएंगे तो किसी भी MLA MP को हम हरा सकते हैं, नहीं हरा सकते। 6 मारा तो 326, तो इससे क्या बन जाएगा, राइट टू वोट। हराएंगे कैसे MLA को, वोट के थ्रू। वो हमें नोट देगा, हम उसको वोट देंगे, लेकिन वोट उसको नहीं देंगे, दूसरे को देंगे। तो उसको क्या करेंगे, राइट टू वोट का यूज करके क्या करेंगे, 6 मार के उसको साइड से बाहर, तुझे हरा दिया। तो 326 नंबर का जो अनुच्छेद है वो किसकी बात करता है, वो वोट देने के अधिकार की बात करता है। राइट टू वोट आपको याद रखना है, काम आएगा। अभी कहीं पर भी इलेक्शन होता है तो आपको ये अधिकार है। 326, 3 × 2 कितना आया, 6 आया। तो ये आपको याद हो गया। फिर क्या देर का वयस्क आपको समझ में आया। जब हम क्या हो जाते हैं, मत वोट देने के अधिकार लायक बन जाते हैं, उसको वयस्क बोलते हैं। और फिर देर का संविधान सभा के सदस्य जब संविधान की रचना कर रहे थे तो उन्हें लगा कि स्वतंत्रता संघर्ष ने भारतीय जनता को वैश्विक मताधिकार का प्रयोग करने के योग्य बना दिया है। अब उन्होंने जब बार बार हम लोग डिमांड कर रहे थे किससे, ब्रिटिशर से, कि हमें भी भाई वोट देने का अधिकार दीजिए। ब्रिटिशर धीरे धीरे मन मर्जी किसी को देते थे, हमें प्रॉपर राइट भी नहीं दिया था। और पूरे विश्व में सबको इक्वल राइट नहीं था, उसको लेकर भी कंटिन्यू क्या हुआ, संघर्ष हुआ है। इसको यदि आपको पढ़ना है तो हम 9th क्लास 10th क्लास, फिर हम जो लेवल ऊपर चला जाएगा तब हम इसको समझते जाएंगे। अभी आपको समझ में आया वैश्विक मताधिकार, इसको क्या बोलते हैं, एडल्ट सफरेज राइट भी बोलते हैं। सफरेज एडल्ट, एडल्ट का मतलब क्या होगा, जब आपकी लायक उम्र हो 18 वर्ष और वोट दे सकते हैं, सफरेज। तो ये आपको याद है। यूनिवर्सल फ्रेंचाइज इसको भी बोलते हैं, एडल्ट फ्रेंचाइज। और वोट देने का अधिकार क्या बोलेंगे, वैश्विक मताधिकार। उन्हें विश्वास था कि इनसे न केवल लोकतांत्रिक सोच व तौर तरीकों में प्रोत्साहन मिलेगा, बल्कि जाति, वर्ग, औरत मर्द में फर्क पर आधारित ऊंच नीच की बेड़ियों को भी क्या तोड़ा जा सकता है। जब हमें क्या कर दे, एक एज कर दिया फिक्स, इसी के आधार पर हमें क्या करना है, मत देने का अधिकार रखना है। तो बाकी आपकी जाति कौन सी भी हमें कोई मतलब नहीं, आपका धर्म कौन सा हमें कोई मतलब नहीं। हमें क्या चाहिए, सभी को जिसकी 18 वर्ष पूरा है, कंप्लीट है, बड़े लेवल का व्यक्ति हो या गरीब व्यक्ति हो, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, धर्म कोई भी हो, जाति कोई भी हो, उसको क्या है, मत देने का अधिकार है। ये आपको याद रखना है। आप बड़े लोग हैं तो आपको ज़रूर पता है राइट टू वोट। आर्टिकल कौन सा, 3। घर में 3 मेंबर और 3 में से एक तो वोट देने जा नहीं रहा है तो 2 मिलकर जा रहे हैं, पर हमें उसको क्या करेंगे, 3 × 2
तो क्या हो जाएगा 6। तो आज याद रखना 3 2 6, तो कितना हो गया 326 के अंदर क्या वोट देने का अधिकार, ये आपको याद रखना है। और ऊंच नीच की बेड़ियों को भी तोड़ा जा सकता है। सार्वभौमिक मताधिकार का मतलब क्या होता है भाई, यूनिवर्सल फ्रेंचाइज क्या होता है भाई, यूनिवर्सल फ्रेंचाइज की बात यहाँ पर जरूर कर रखी है। देखो यहाँ पर यूनिवर्सल एडल्ट दे रखा है सरफेस, और ये क्या करता है, एंड दैट दिस वुड हेल्प एनक्रोच ए डेमोक्रेटिक माइंडसेट एंड ब्रेक क्लॉथेशन कास्ट क्लास एंड जेंडर हायरार्कीज। हायरार्की क्या होता है भाई, ये हायरार्की मतलब अभी ध्यान दो, ये क्या होता है, समाज जब ऐसे बढ़ जाता है ना अलग अलग, ये ऊपर वाला, ये नीचे वाला, ये इस नीचे ऐसे, तो इसको क्या बोलते हैं, इस कंसेप्ट को बोलते हैं हायरार्की। इंग्लिश में बोलते हैं हायरार्की और हिंदी में बोलते हैं पद सोपान। पद सोपान मतलब ऊंची जाति का, फिर उससे नीची जाति का, फिर और नीची जाति का, और सबसे नीची जाति का। तो समाज क्या होगा, ऐसा सिस्टम में डिवाइड हो गया, इसको बोलते हैं हायरार्की। क्या बोलते हैं, हायरार्की बोलते हैं, याद रखना है। तो ये हमने क्या किया, ख़त्म कर दिया, इस हायरार्की को करो ख़त्म, सब एक नंबर आने चाहिए, सबका नंबर क्या एकदम पैरेलल, उसमें एक ही कंसेप्ट होगा कि भाई एज आपकी बराबर है 18 है तो आपको वोट देने का अधिकार मिल गया। तो उसको क्या बोलेंगे, सार्वभौमिक मताधिकार का मतलब क्या है, अपने प्रतिनिधियों के चुनाव के में देश के सभी लोगों को सीधी भूमिका होती है। अपने जितने भी प्रतिनिधि उनको हम क्या करना है, डायरेक्ट वोट के थ्रू इलेक्ट करके भेजना है। तो हमें क्या चाहिए, बराबर भागीदारी होनी चाहिए। इसके अलावा हर व्यक्ति खुद चुनाव भी लड़ सकता है। वो क्या करेगा, खुद चुनाव भी लड़ सकता है, उसके मान क्रम में मुझे इलेक्शन में क्या होना चाहिए, खड़ा होना चाहिए, एज MP के रूप में खड़ा हो सकता हूँ। मुझे वोट मिलेगा तो मैं क्या बन जाऊँगा, MLA MP कहीं पर भी बन सकता हूँ, जैसे सरपंच वगैरह, MLA हो गया, MP हो गया, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। चाहे उसकी सामाजिक पृष्ठभूमि कैसी भी हो, वो कैसे गरीब हो, ऊंची जाति का हो, नीची जाति का हो, कौन सा भी धर्म हो, महिला पुरुष कुछ भी हो, हमें उससे मतलब नहीं। हमें क्या, केवल 18 वर्ष चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। क्यों ना हो, ये प्रतिनिधि जनता के प्रति जवाबदेह होते हैं। ये क्या होते हैं, प्रतिनिधि जनता के प्रति क्या होते हैं, अकाउंटेबल, जवाबदेह। आपको जवाब देना पड़ेगा। आप MLA हैं तो आपकी जिम्मेदारी क्या, काम करिए। अंत वोट नहीं, आपको जूते मारेंगे बराबर वोट करने की। आपको क्या करना है, वोट देना जरूरी है, लेकिन आप कब करेंगे, जब आपको वोट देंगे तभी। अदरवाइज आप वोट का यूज नहीं करेंगे तो आपको बोलने का अधिकार भी नहीं है। तो लोकतांत्रिक कार्य पद्धति में प्रतिनिधित्व क्यों महत्वपूर्ण होता है, इसके बारे में आप इसी पुस्तक की दूसरी इकाई में और विस्तार से पढ़ेंगे। अब इसका प्रतिनिधित्व क्यों इम्पोर्टेंट है। अब लोकतंत्र का मतलब इतना बड़ा कंट्री, अब उसमें पूरी जनता जाके वहाँ कैसे शासन करेगी। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अपने में से एक इलेक्टेड व्यक्ति चाहिए जो हमारा क्या कर सकते, प्रतिनिधित्व कर सके, हमारी बात को आगे तक पहुँचा सके। तो लोकतंत्र के लिए हमें ज़रूरी है। इससे कहते हैं अप्रत्यक्ष लोकतंत्र भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये तो हमारा चैप्टर कहाँ तक हुआ, 2 हमने क्या पढ़ा, संसदीय शासन पद्धति पढ़ ली। संसदीय शासन पद्धति किसको बोलते हैं, जब एक संसद में से कोई भी सरकार का निर्माण होता है उसको बोलते हैं संसदीय शासन व्यवस्था। क्या बोलते हैं बच्चों, उसे संसदीय शासन व्यवस्था बोलते हैं। ये आपको ध्यान देना है। जब एक पार्लियामेंट्री में से एक गवर्नमेंट का निर्माण होता है उसको क्या बोलते हैं, संसदीय शासन व्यवस्था भी बोलते हैं। फिर भी एक इसको यहाँ समझ लेते हैं, संसदीय शासन व्यवस्था क्या है। यहाँ तो बहुत सारे उसकी कहानी देगी, मताधिकार वगैरह। ये हमारा पार्ट है, देखो इसके 3 पार्ट है। कितने पार्ट, 3 पार्ट। लोकतंत्र समझाया था मैंने स्टार्टिंग में, वीडियो में देखा हुआ, पहले वाले देखना जरूर। यहाँ कौन सा है, यहाँ है व्यवस्थापिका। व्यवस्थापिका जो क्या करती है, व्यवस्था बनाने का काम करती है, नियम रूल्स रेगुलेशन को लागू करने का, निर्माण करने का काम करती है, जिसको बोलते हैं संसद बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, संसद। इसका नाम है व्यवस्थापिका। इंग्लिश में बोलते हैं लेजिस्लेटिव। क्या बोलते हैं, लेजिस्लेटिव। 1 नंबर हो गई। अब सेकंड नंबर क्या है, सेकंड नंबर हमारी सरकार, जिसको बोलते हैं कार्यपालिका। क्या बोलते हैं बच्चों, कार्यपालिका। इसको इंग्लिश में बोलते हैं एग्जीक्यूटिव। ठीक है। थर्ड नंबर कौन सी हो गई, न्यायपालिका। ये तो होगी दूसरे नंबर की, ये तीसरे नंबर न्यायपालिका को हिंदी में क्या बोलते हैं, न्यायपालिका, और इंग्लिश में जुडिशरी। हो गई। ठीक है,
लेकिन ये शब्द क्या होने, तीनों अलग अलग पार्ट होने चाहिए। लेकिन भारत में क्या है, ये बाउंड्री हमने क्या किया, हटा देते हैं। अब ये पूरा पार्लियामेंट है। अब इसमें से हमने क्या किया, कुछ लोगों को निकाल के इधर ले आए, समझ आ रहा है। इसी में से कुछ लोग निकाल के क्या आ गए, सरकार के अंदर आ गए। कैसे आ गए, तो ये पूरे सब क्या है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। लेकिन इसमें से जिस पार्टी को बहुमत मिलता है उस पार्टी में से सेलेक्ट करके व्यक्ति क्या करते हैं, सरकार बना देते हैं। और वो मेंबर किसके, पार्लियामेंट के भी मेंबर है और सरकार के भी मेंबर है। तो ये दोनों क्या है, आपस में जुड़ी हुई है। तो इस जुड़े हुए सिस्टम को क्या बोलते हैं, पार्लियामेंट्री सिस्टम बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं भाई, पार्लियामेंट्री सिस्टम। या शासन व्यवस्था, संसदीय शासन व्यवस्था, याद रखना है। संसदीय शासन व्यवस्था हो गई। तो मतलब क्या हो गया, कार्यपालिका में से ही और व्यवस्था भी में से क्या निकलेगी, कार्यपालिका निकलेगी और दोनों आपस में जुड़ी होती है, उसको बोलते हैं संसदीय शासन व्यवस्था। और न्यायपालिका अपना अलग से सिस्टम होता है। और अमेरिका जैसे कंट्री में क्या है, ये तीनों अलग अलग पार्ट है। इंडिया में ये पार्ट अलग है, लेकिन ये दोनों पार्ट आपस में जुड़े हुए हैं। जो तीनों पार्ट अलग होते हैं उसको बोलते हैं प्रेसिडेंशियल सिस्टम बोलते हैं, प्रेसिडेंशियल शासन व्यवस्था बोलते हैं, अध्यक्षीय शासन व्यवस्था। अब यहाँ क्या दे रखा है, एक पिक्चर आपको दिख रही होगी, कौन सा, यहाँ क्या, जब संविधान में सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार के सिद्धांत को स्वीकृति दी तो संविधान सभा के सदस्य A.K. अय्यर, नाम क्या, अलादी कृष्णास्वामी अय्यर, A.K. अय्यर दे रहेगा ना, अलादी कृष्णास्वामी अय्यर ने क्या कहा, ए मेंबर रिमार्क्ड दैट दिस वाज डन विथ ए एडल्ट एंड faith in the common man and the ultimate success that of democratic rule in the full belief that the introduction of democratic government on the basis of adult suffrage will bring enlightenment and promote the well-being, the standard of life, the comfort and the decent living of common man। ये बात कौन बोल रहा है, अल्लादी स्वामी कृष्ण अय्यर। और एक ग्रैनविल ऑस्टिन की बुक्स है जिसने 1966 में लिखी थी, इस बुक्स में ये कोटेशन दे रखा है, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉर्नर स्टोर ऑफ ए नेशन। ये बुक्स के उसमें से ये बात लिखी गई है। और कभी बार क्वेश्चन पूछता है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉर्नर स्टोर ऑफ ए नेशन किसकी किताब है, हमको पता नहीं भाई, लेकिन यहाँ लिखा है जी ऑस्टिन, ग्रैनविल ऑस्टिन की ये किताब है। और ये क्वेश्चन कई बार पूछता है, सीटेट जैसे एग्जाम में भी आएगा। आप लोग यहाँ कौन छोटी छोटी बातों पर ध्यान नहीं देते हैं, और वो क्या करता है, एग्जाम में इन छोटी छोटी बातों जिसमें आपका ध्यान नहीं है उधर उसका ध्यान जाता है, और वहीं से क्या करता है, निकालता है और आपके सामने पेस्ट कर देता है, आ जाओ इधर देखो ये। और हम लोग बोलते ये तो पढ़ा ही नहीं यार, कहाँ से पढ़ोगे, क्योंकि यहाँ साइड में कहीं कहीं कॉर्नर में लिखा होता है, उसको हम ध्यान नहीं देते, क्वेश्चन आ जाता है। और ये लाइन किसने कही है, A.K. अय्यर ने कही, क्या बोली, आम आदमी और लोकतांत्रिक शासन की सफलता में गहरी आस्था द्योतक है। इस विश्वास पर आधारित है कि वैश्विक मताधिकार के जरिए लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना ज्ञानोदय लाएगी। मतलब वो क्या बोल रहा है, आम आदमी की विश्वास है कि लोकतांत्रिक सरकार आएगी, व्यवस्था आएगी और क्या करेगी, लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना ज्ञानोदय, मतलब ज्ञान का उदय होगा, अच्छी बातों पर काम करेगी और आम आदमी के कुशल स्वयं जीवन स्तर, सुविधा और बेहतर जीवन की स्थिति को प्रोत्साहन करेगी। मतलब लोकतांत्रिक सरकार जो बनेगी और जिसमें हम वोट देके बनाएंगे, वो सरकार आम आदमी, कॉमन मैन, गरीब व्यक्ति के लिए क्या करेगी, भलाई का काम करेगी, उसकी जीवन को सुधारने का काम करेगी। ऐसी बात किसने बोली, अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर, जिसका शॉर्ट नाम है A.K. अय्यर, और उसने संविधान सभा में बोला था, याद हुआ नहीं हुआ। और ऐसा कौन सी बुक्स में लिखा है, ये द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉर्नर स्टोर ऑफ ए नेशन, ये ग्रैनविल ऑस्टिन की पुस्तक है, उन्होंने 1966 में लिखी थी। यहाँ से क्वेश्चन ऐसे निकल जाता है, ये कोटेशन निकल गया, क्वेश्चन पूछ लिया। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ों पर आपको ध्यान देना है। और ये उसी समय का वोट देने के लाइन में सब लोग क्या है, लगे हुए हैं, देख रहे आपको। और ये हमारे लोकतंत्र का वोट देने का जो टाइम होता है उसको लोकतंत्र उत्सव भी बोलते हैं।
डेमोक्रेटिक फेस्टिवल भी है। समझ में नहीं है। और इसके पीछे का आधार क्या है? मत देने का अधिकार है, आपको याद रखना है। और मत देने का अधिकार आपको यूज करने से, मत देने का अधिकार। राइट टू वोट बहुत इम्पोर्टेंट है बच्चों, याद रखना। ज़िंदगी में कहीं पर भी जाओ, राइट टू वोट का हमें यूज करना भी है। राइट टू वोट, केवल नोट नहीं कमाना है, राइट टू वोट भी ज़रूरी है हमारे लिए, जिससे हमारी क्या हो, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अच्छे से बनी रहे और भारत आगे प्रगति कंटिन्यू करता रहे। समझ में आया आप सबको? यहाँ पे आ जाता है टॉपिक शक्तियों का बंटवारा। अब इस टॉपिक को हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और आपके लिए अच्छे से ये चैप्टर बिल्कुल क्लियर कट कंप्लीट हो जाएगा। और इससे रिलेटेड मैं बार बार कह रहा हूँ, क्वेश्चन बना के भी मैं अपलोड करने वाला हूँ। तो आप लोग कोशिश करिए पूरा चैप्टर डिटेल में पढ़ो, फिर उसके क्वेश्चन आंसर निकालो, और फिर आपको क्या करना है, इसके शॉर्ट नोट्स बनाना, खुद ही बनाना है। अपना हाथ जगन्नाथ, बस खुद आत्मनिर्भर बनिए। लेकिन ये मैं आप सपोर्ट कर रहा हूँ हम लोग, तो आप लोग कोशिश करिए डिटेल में पूरा वीडियो वगैरह देखो और पूरा अंडरस्टैंडिंग अच्छे से बनाओ। फिर कहीं भी क्वेश्चन रॉन्ग होने का चांस कम रहेगा, ज़्यादा नहीं होगा। और पूरी गारंटी बता रहा हूँ आपको, ये अच्छे से पढ़ोगे आप अच्छे से। मैंने खुद ने बहुत सारे कंपटीशन निकाले हैं ऐसे डिसिप्लिन पढ़े विदाउट कोचिंग, खुद सेल्फ स्टडी। मैं ही कृष्ण हूँ, मैं ही अर्जुन हूँ, ऐसे पढ़ के बहुत सारी चीज़ों को क्लियर किया है। आप लोग कोशिश करिए इस चीज़ को डिटेल में पढ़ो। और सीटेट जैसे एग्ज़ाम और सेंट्रल गवर्नमेंट के भी एग्ज़ाम, स्टेट के गवर्नमेंट एग्ज़ाम, इन सब में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं। समझ में आया नहीं आप? और 8th क्लास के स्टूडेंट हैं तो अपना एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करो इसके अकॉर्डिंग, और अच्छे से पढ़ो इसको। ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में फाइनल में, और उसको कंक्लूजन करेंगे पूरा कॉन्स्टिट्यूशन। ओके बाय, जय हिंद, मस्त रहो, खुश रहो।